बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया कैपिटल वन टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर महबूब साहब। बात करेंगे इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देखते हैं वफाक में तो जो कुछ चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम बात करें आज़ाद जम्मू कश्मीर में तो इस वक्त इस वक्त जो है वहाँ पर भी गोलाबारी हो रही है आपस में। सदर रियासत जो है बरस सुल्तान की आपने देखा होगा, एक वीडियो भी सामने आई है। उसमें बड़ा उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि अगर जो एमडीए है स्पेशली मीरपुर की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो डीजी है 1 साल तो मुकम्मल अभी होने वाला था, लेकिन 3 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दे दी गई। और उस शख्सियत के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है और शायद आज़ाद कश्मीर की जितनी भी अवाम है ओवरसीज़ वो भी जानना चाहते हैं कि है क्या। और जिन शख्सियात के नाम लिए जाते हैं तो ज़ाहिर है वो वाकई इस कदर एक एमडी लेवल या डीजी लेवल पे वो इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा गुज़िश्ता को 8-10 दिन हुए, एक ख़बर वो सिर्फ़ कश्मीर की हद तक नहीं थी, बल्कि मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान और बहुत से दूसरे ममालिक में भी ख़बर उठाई गई कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो किस कदर सेफ़ है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस किस कदर सेफ़ है कि रात 2 बजे एक शख्स इंटर होता है लेकिन उसकी तहकीकात नहीं होती। 2 DIGs फ़ारग होते हैं, चीफ़ सेक्रेटरी का मामला आता है। उस तमाम तर चीज़ों को कहा गया कि मट्टी पाओ पॉलिसी रखी गई और वो तहकीकात ही नहीं हो सकी, कमेटी भी नहीं बनाई जा सकी। आज एक और ख़बर आ रही है कि उनमें से बड़े प्रेशर है एक शख्सियत की और एक DIG को बहाल कर दिया गया। और इसमें हम ये भी बात करेंगे, आमिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो जो DGMD है वो इतनी अहम शख्सियत है, उसके पीछे ताकतवर शख्सियात कौन सी हैं। फिर जो स्पीकर हैं अनवारुल हक, वो भी नाराज़ कुछ नज़र आ रहे थे, अब वो नाराज़ी हो जाएंगे। और बरस सुल्तान और सदात अमीर इलियास का जो मामला है, बयान तो बहुत से आ रहे हैं लेकिन अब किस कदर जाएंगे, क्या बरस सुल्तान अब भी खामोशी से मान जाएंगे या वो जिस कदर वो गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और एक जो DGMD है मीरपुर, पहले भी उन्होंने बड़ा गुस्सा दिखाया था लेकिन अब तो वो बात कर रहे हैं। आमिर साहब, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली DGMD ये कौन है, इसके पीछे इतनी ताकतवर शख्सियात कौन सी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म रात गए कोई भी कर लेता है और जो सदर हैं जनाब वो परेशान हो जाते हैं। नवीद साहब, इसमें 2 बातें बहुत ही अहम हैं। एक बात तो ये है कि DG के पीछे कौन, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्टर जनरल मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है और जो साहब लगे हुए हैं वो कौन है। अब मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसे आज़ाद कश्मीर में ये समझें जैसे CDA है, इस तरह की सोने की कान समझा जाता है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के 10 अजला की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। अगर किसी को अगर पैसे की लालच ना हो या किसी को पैसा कमाना ना हो तो मुजफ्फराबाद की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रावला कोट में पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस तरह बाग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नीलम डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो खूबसूरत इलाकों में बंदा तरक्की कर सकता है, कोई विजन लाना हो सारा कुछ किया जा सकता है। इसमें जो असल इशू है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के गुज़श्ता 3-4 इंतखाबात के जो सियासी हरीफ हैं, चौधरी मोहम्मद सईद साहब जो साबिक़ वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग की रहनुमा हैं, ये जो DGMD हैं ये बेसिकली उनके भांजे हैं, खालिद इमरान साहब। ठीक है। और पहले तो ये कहा जाता रहा कि शायद ये PTI से रहे हैं। बेसिकली ये पहले जर्नलिस्ट रहे हैं कुछ अर्सा और उसके बाद जो हैं वो बरतानिया में थे। जब ये आए तो उस वक्त भी बड़ी शिद्दत के साथ इसका वो रिएक्शन हुआ और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए। और उस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म थे क़य्यूम नियाज़ी साहब, क़य्यूम नियाज़ी साहब ने उसमें बाज़ मुख्तर शख्सियात का नाम लेना शुरू कर दिया जिनके पास जिसके बाद ऊपर से तो एक तो ये लगाई। दूसरी ये बात है कि इनका ये एक इशू है इमरान खालिद साहब का कि इनके जो चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, वो भी उस अहम शख्सियत को या मुख्तर शख्सियत को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं और वो ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनना, जाना, किसी का रहना चलना, ये सारा कुछ शायद उस मुख्तर शख्सियत की वजह से है। और ये अगर वो मैं आपको बताऊँ कि एक बार फ़रियाल तालपुर साहिबा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो चौधरी मजीद साहब को उन्होंने कर्नल ज़मीर साहब को लगाना चाहते थे कई अच्छी जगह पे, क्योंकि कर्नल ज़मीर साहब ने उन्हें उधर बनाया था
उस वक्त मुशर्रफ दौर में जब था तो नौशहर जो उनका डिस्ट्रिक्ट था उस ज़िले की जो नाज़म बनवाया था उसमें बड़ा किरदार अदा किया था। तो इनका बड़ा अच्छे मरासिम थे कर्नल ज़मीर साहब। तो उन्होंने कहा कि कर्नल ज़मीर साहब को वज़ीर-ए-आज़म के पास सबसे अच्छी जगह पे लगाएं। तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के पास सबसे अच्छी जगह का इंतखाब किया कि इन्हें मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में चेयरमैन लगा दें। सही मकसद उसके बाद क्योंकि चौधरी मजीद साहब उन्हें लगाना नहीं चाहते तो चौधरी मजीद साहब ने चंद घंटों में उनका जो है वो वज़ीर के बराबर एडवाइज़र का नोटिफिकेशन किया कि अगर आप ये डायरेक्टर जनरल मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ना लगें तो वो है। फिर वो ओहदा उन्होंने उस वक्त मिर्ज़ा जावेद साहब एक होते थे, अल्लाह बख्शे, उन्हें करोड़ों रुपए में बेच दिया था, जिस बाद तनाज़ा हुआ था। तो बाद में उन्होंने उसमें से शायद वो 6-7-8 करोड़ पे उस वक्त लिए थे। ये 10-15 साल पुरानी बात है। तो बेसिकली ये मुनफ़त बख्श होता है और इस वजह से जो है वो वहाँ पे जो है वो अहम शख्सियत का नाम लिया जा रहा है और ख़ासा जो है वो उन्हें वो आपने देखें बैसर सुल्तान में ये इशारा किया है। मैं बैसर सुल्तान ने भी इशारा की बात हो रही है कि न्यूट्रल्स इसके पीछे ये क्या बात है? देखें जी मैं आपको बताऊं कि इसमें एक तो ये बात है कि वो ये जो नाम ले रहे हैं इमरान खालिद साहब के हवाले से कि उन्हें लगाया जा रहा है, उसके पीछे जो है वो आर्मी चीफ का नाम लिया जा रहा है कि जनरल बाजवा है। ये इस वक्त मुझे ये पक्की बात है क्योंकि उस वक्त जो सर बैसर सुल्तान महमूद चौधरी और क़य्यूम नियाज़ी साहब के दरमियान जब बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए तो जब ये मामला ना हो तो बैसर सुल्तान महमूद चौधरी ने रिक्वेस्ट करके जनरल बाजवा के पास चले गए, बिल्कुल मुलाकात और जाके उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा जी कि इस तरह हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो जनरल बाजवा साहब ने ना सिर्फ कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया कि हमारा कोई तल्लक कोई लेना कोई देना नहीं है, बल्कि उन्होंने बकौल बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के कि उन्होंने उस वक्त ये अपने जो सीनियर ऑफिसर थे उन्हें बुला के कहा कि इस मामले की तहकीकात भी कहा जा रहा है उनके भाई हैं यूके में। अच्छा, उसके बाद जनाब वाला क़य्यूम नियाज़ी साहब के पास जब ये आए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के, जी आप बताएं कि आपने उनका नाम लिया था। मैं तो उनके पास पहुंच गया तो क़य्यूम नियाज़ी साहब ने उनके बजाय एक और किसी बहुत सीनियर ऑफिसर का नाम ले लिया जो हमारी सियासत में हमेशा से इन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका बहुत ज़्यादा तज़किरा आप सुनते रहते हैं अक्सर सियासत में, तो ये जो है बेसिकली ये इतना जो है ये इन्होंने अपनी जो लोकल सी सियासत है या दूसरी है, फिर ये बात है लोग सिफारिशें भी करते रहते हैं क्योंकि हमारे जो मीरपुर के लोग हैं, चेक्सवारी डडियाल के लोग हैं, वो बरतानिया के में मुकीम हैं और आबादी है, लोगों के ज़ाती मरासम भी होते हैं, लेकिन लोग सिफारिशें भी कराते हैं, आप और हम भी सिफारिशें कराते हैं। लेकिन जिस अंदाज से इस केस में एक बहुत ही बावकार और मुख्तर शख्सियत जो मुसलसल इसका डिनाई दे रहे हैं कि हमारा इस सिस्टम से कोई तल्लक नहीं, हमारा इस MDA से कोई तल्लक नहीं, हमारा इस किसी मामले से कोई तल्लक नहीं, तो उनको फिर जो है वो खरीदा जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें इस बार जो हुआ है, अब ये मकसद को ऐसा अजीब-ओ-गरीब सा काम होता है, ऐसे लगता है जैसे शायद कोई फरिश्ते जो हैं वो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उसमें काम कर रहे हैं। अब जिस जगह से रात को हमारा ये ख्याल था कि शायद वो जो समरी है जो देखें ना, ये 2 साल की मज़ीद एक्सटेंशन इनिशिएट हुई होगी ना कहीं से। जब मैंने ये पता किया कि ये कहाँ से इनिशिएट हुई तो मुझे ये बताया गया कि शायद ये राजा अमजद परवेज़ अली ख़ान साहब हैं, उन्होंने करवाई है और उनके क्योंकि ख़ुद बड़े भाई जो हैं वो बड़ी अस्करी शख्सियत भी हैं और उनके भी कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बड़े बासर सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये ख्याल किया जा रहा था शायद उनका, और उसे लिंक किया हुआ था कि किसी वज़ीर-ए-आज़म की किसी बहुत ही अहम शख्सियत से मुलाकात हुई तो उसके बाद हुआ। जब रात को मैंने तहकीक की तो पता लगा कि ये सेक्रेटरी सर्विसेज ने इनिशिएट नहीं की। सही। अब आप ये देखें कि ये समरी इनिशिएट की है वजारत हाउसिंग और जो फ़िज़िकल प्लानिंग। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि वजारत हाउसिंग एंड फ़िज़िकल प्लानिंग का जो मिनिस्टर हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साहबजादे यासिर सुल्तान हैं। अब उनके महकमे से एक समरी इनिशिएट होती है और वो चलती चलती वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाती है, चीफ सेक्रेटरी हाउस जाती है, चीफ सेक्रेटरी जो है वो उसके ऊपर एतराज़ लगाते हैं, उनकी कारकर्दगी मांगते हैं, फिर वो उनकी कारकर्दगी बना के बेचते हैं। ये को काफ़ी अरसे से एक समरी चल रही है और ऐसी पुरस्रार समरी है कि इसका पता नहीं था, और इसकी इतनी टाइमिंग जो है इतनी खौफनाक थी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का डिनर रखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर AJ के जो हैं तनवीर इलियास साहब। तो जिस वक्त वो खाना खा रहे थे तो उस वक्त ये नोटिफिकेशन जो है वो मंजर आम पे आया और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को उस खाने के टेबल पे नोटिफिकेशन जो है वो भिजवा दिया गया, लेकिन वो बदकिस्मती से उनका व्हाट्सएप जो है वो ऑन नहीं था।
तो जब बैसर सुल्तान महमूद खाना खा के अपने घर पहुंचे प्राइम मिनिस्टर का, तो उन्हें पता लगा कि उन्हीं के सियासी हरीफ चौधरी सईद साहब के भांजे को एक बार हजम करने से पहले फिर जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन दे दी गई, जिसके ऊपर बैसर सुल्तान महमूद चौधरी ने दोबारा कोशिश की और वज़ीर-ए-आज़म को बार बार ये पैगाम देते रहे कि वज़ीर-ए-आज़म ये इसे डी नोटिफाई करें, अदरवाइज़ इसके जो हैं संगीन नताइज निकलेंगे। दूसरे दिन बैसर सुल्तान का जलसा तो शायद सियासी और अवामी वो देख के उन्होंने रिएक्शन किया। मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा जो किरदार है वो सोशल मीडिया का है, जिसने इस मामले को इस अंदाज से एक्सप्लॉइट किया कि जैसे वो बैसर सुल्तान महमूद चौधरी को फतह कर लिया गया है और शायद इस तरह की बात है। और अगर इसे लो प्रोफाइल में रखा जाता तो शायद ये बात हजम भी की जा सकती थी। लेकिन बैसर सुल्तान की जब एक पब्लिक गैदरिंग में ये बात करना कि जी इससे पहले जो अब्दुल कयूम नियाज़ी के साथ जो हुआ, और एक इशारा देना वाजे, अब तो ये बात हो रही है कि वो उन्होंने इशारा दे दिया है कि अगर ये आप अनडू नहीं करेंगे तो फिर सरप्राइज़ मिलेगा। जैसे उनको खाने के सब सियासत में ऐसे ही होता है। एक तो ये बात है कि कुछ हरफ आखिर नहीं है कि बैसर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने ज़बान से जो अल्फाज निकाले हैं शायद उस पर कायम रहते हैं या नहीं रहते, और अगर वाकई जिन मुख्तलिफ शख्सियात का नाम लिया जा रहा है या उस लेवल की शख्सियात का नाम लिया जा रहा है और उनका इस कदर इंटरेस्ट है, अगर उनका इस कदर इंटरेस्ट है कि जी वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मीरपुर की डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसके ऊपर कुछ चार्जेस भी हैं, माली जो है वो फ़ायदे वाली पोस्टिंग समझी जाती है, तो अगर उनका इतना इंटरेस्ट है उस पोस्ट के ऊपर और अगर वो कहते हैं तो शायद बैसर सुल्तान महमूद चौधरी टॉलरेट कर जाएं और शायद इसको वो कर दें। असल इशू जो है वो उनके हल्के में जो ये जो 2 हल्के हैं उनके मीरपुर और खड़ी शरीफ, इनमें उनकी रिट का इशू है, उनकी रिट ख़त्म हो जाती है और जो उनके चाहने वाले हैं वो समझते हैं कि इनके मुखालफिन जो हैं वो इक़्तिदार में रहेंगे। ये काम ये पहली बार नहीं हुआ। एक अयाज साहब होते थे, उन्हें राजा फारूक ऐसा बहुत जो है वो फन खान वज़ीर-ए-आज़म बनते होते थे, तो अयाज साहब थे डडियाल के, तो वो भी इसी चैनल से आ गए थे और डायरेक्टर जनरल मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी उन्हें लगा दिया गया था। तो जब वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तब भी वो 3 साल सही है रहे। तो ये ऐसी जो मजीद साहब के शायद दौर में था या ऐसे था, तो वो उन्होंने कैरी ऑन करवाया था। तो ये ऐसी ये रूटीन की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बैसर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पे हैं और वो किसी सूरत पॉलिटिकली ये बात अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके सियासी रेफ रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक ये समरी है, अब इसके ऊपर मैंने जो अपनी तहकीक कर ली है अभी तक, जो हमारी जो छोटी मोटी जो साफ्ती तहकीक होती है उसके मुताबिक अभी तक जो है वो इसमें किसी जगह पे जिन लोगों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है उनका नाम सामने नहीं आ सका और किसी जगह पे उनकी सिफारिश जो है वो मौजूद नहीं है। अब देखना ये है कि अगर सिफारिश मौजूद नहीं है तो वो कौन से फरिश्ते थे जो दिख भी नहीं रहे थे और वो कर रहे थे। उनके बेटे के उनके साहबजादे की अपनी उनके साहबजादे की मिनिस्ट्री से चला गया। ये वजह थी कि ये तासर दिया जा रहा था कि शायद बैसर सुल्तान महमूद चौधरी की रजामंदी है। तो जब बैसर सुल्तान महमूद चौधरी की रजामंदी तो इसलिए उनकी जानिब से शदीद रद्द अमल आया इस हवाले से। एनीहाउ इस पर क्या सरप्राइज़ हो सकता है वो अगले 2-4 दिनों पता चल जाएगा। ये DIG 2-1 मुअत्तल हुए थे और बाकी सरप्राइज़ हुआ था कि 2 बजे रात को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इतना अनसेफ हैं कि जनाब कोई भी इंटर हो सकता है। वो क्या ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जो सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए एक होता है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो SP लेवल का अफसर होता है। आजकल शौकत साहब हैं जो ASP हैं, उन्हें खुसूसी तौर पे उस सिक्योरिटी के लिए मामूर किया गया है। उससे पहले गालिब साहब थे SP, वो क्योंकि उन्होंने मादरत की थी कि हम वज़ीर-ए-आज़म का क्योंकि शेड्यूल का बड़ा इशू है, उनको मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म जो है सिर्फ 12 घंटे लेट होते हैं। अगर वो सुबह 8 बजे जाना है तो रात को 8 बजे निकलते हैं, किसी को सुबह रात को 8 बजे बुलाते हैं उसे सुबह 8 बजे मिलते हैं। तो इस वजह से बेशुमार लोग जो हैं उनके लिए काम करने के साथ तैयार नहीं थे। तो इन्होंने जो खुसूसी तौर पर बुलाया था, तो बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म की जो सिक्योरिटी है उसके ज़िम्मेदार जो होते हैं वो उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और बाकी जो होते हैं जो उनका स्टाफ है वो होता है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो डॉक्टर लियाकत साहब हैं, ये डॉक्टर लियाकत साहब DIG हेडक्वार्टर थे और DIG हेडक्वार्टर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं होता। तो इन्हें बुलाया गया इतवार वाले दिन बुलाया गया, तो उन्हें ये 40 मिनट में सोए हुए उठ के वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। लेकिन क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी टाइम की पाबंदी नहीं की गई, शायद उन्होंने कहा था कि 30 मिनट के अंदर पहुंचे और 40 मिनट के अंदर वो पहुंचे, तो इसलिए उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। जब चीफ सेक्रेटरी और IG नहीं माने तो उन्हें फिर OSD करना पड़ा। OSD को तबादला होता है तो ये सर्विसेज के साथ अटैच है। इस तरह यासीन कुरैशी साहब जो हैं उन्हें बरनाला का एक कत्ल केस था। बरनाला में कत्ल केस में उन्होंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट है,
तो ये इंक्वायरी मैं नहीं कर सकता, हाँ। तो किसी और को दे दें। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा हुक्म अदूली किया। और ये वज़ीर-ए-आज़म के जो तर्जमान थे या जो लोग थे, जो उनका स्टाफ था, उन्होंने बड़े तौहीन आमेज़ तरीके के साथ उन्हें और एहसान खालिद कियानी जो ग्रेड 22 के शायद सबसे सीनियर या सेकंड नंबर सीनियर ऑफिसर हैं, उनको तौहीन आमेज़ तरीके से तज़लील करके उनका ऐलान किया कि उन्हें इस वजह से निकाल दिया गया। तो अभी इनका इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं, जिसके ऊपर अनवारुल हक साहब जो कानून साज़ असम्बली में स्पीकर हैं और तनवीर इलियास साहब के साथ बड़े अरसे से साथ थे, बिल्कुल उनका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल था, क्योंकि ये जो डॉक्टर लियाकत साहब हैं, ये उनकी बरादरी के भी हैं और उनके अजीज़ हैं। और इनके सियासी रीफ जो तारक फारूक साहब हैं, उनके गांव में होने के बावजूद ये जो अनवारुल हक साहब के साथ खड़े रहे हैं, जब क्योंकि तारक फारूक साहब गुज़श्ता 10 साल से असम्बली में थे। तो ऐसे लोग जो हैं वो उसके ऊपर रिएक्शन था। और अनवारुल हक साहब का एक ही मौक़िफ़ था कि आपने जिस अंदाज से, क्योंकि उसका तल्लुक़ नहीं है, कोई रेलेवेंसी नहीं है सिक्योरिटी इश्यूज़ के साथ, तो इसे उसी ओहदे पे बहाल करें डॉक्टर लियाकत को। तो लियाकत साहब को वो बहाल उधर तो नहीं किया। तो फिर कल से जो है, ये बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि फ़हीम अब्बासी साहब जो हैं, जो एडिशनल IG हैं, ग्रेड 22 के अफसरान हैं, इनका ये इशू है कि इन्हें अगर कोई सिविल ब्यूरोक्रेट पसंद नहीं, उसके भी मुखालफ हैं, कोई पुलिस का अफसर पसंद नहीं, उसके भी मुखालफ हैं। तो बेसिकली एहसान खालिद कियानी साहब को, डॉक्टर लियाकत साहब को और यासीन कुरैशी साहब को वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी तजवीज़ पे सस्पेंड किया था, लेकिन उस बाद में सस्पेंड नहीं हो सके। वो छुट्टी लेके चले गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और ये दो जो DIGs हैं, ये प्रेशर के ऊपर वो किया, इन्हें OSG किया गया था। अब उन्हें अनवारुल हक साहब के दबाव पे कल से या 3-4-5 दिन से फ़हीम अब्बासी साहब लगे हुए थे कि जी इसे कोई सेटल कर लिया जाए, और ख़ुद तासर दे रहे थे। वो हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट साथी अभी भी आजकल हैं, तो उनके वाले से मशहूर था कि कोठा टाटे हुए, वो कहते हैं कोठा टाणिया भी नाल सा, तो कोठा चढ़ाया भी नाल। तो ये उन्होंने ये किया कि गिराते हुए भी साथ थे। तो अब ये कह रहे थे फ़हीम अब्बासी साहब के कोई ऐसा इसका मैकेनिज़्म निकल आए कि जी IG जो हैं वो करें। तो इन लोगों का ये ख्याल था कि इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो ख़ुद ही करें तो बेहतर है। तो अब जो है अनवारुल हक साहब जो है इस पे तैयार नहीं है। अनवारुल हक साहब की इस हवाले से शक्कर रंजी जो है वो बदस्तूर कायम है, और अनवारुल हक साहब इस बात पे तैयार नहीं है कि उन्हें DIG सिक्योरिटी या स्पेशल ब्रांच लगाया गया है। तो अनवारुल हक साहब का शिकवा भी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन क्योंकि फ़हीम अब्बासी साहब क्योंकि बारीक सी वारदात करते हैं, तो अक्सर लोगों को पता नहीं लगता और बाद में वो इन बातों की तरदीद करते हैं। तो ये बेसिकली उनकी वारदात थी। तो अभी वो किसी तरह, क्योंकि ज़ाहिर पुलिस में बड़ा इज़्तिराब है, लोग जो हैं वो बड़े सीनियर अफसरान जो हैं वो बड़े परेशानी का शिकार हैं कि बग़ैर किसी वजह के आप किसी भी वक्त किसी के मूड पे और फ़हीम अब्बासी साहब के कहने पे किसी भी अफसर को आप ओहदे से हटा दें। तो ऐसे काम तो नहीं चल सकता। अगर फ़हीम अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब के ज़ाती दोस्त हैं या हमख्याल हैं या कोई और वजूहात हैं, तो ज़ाहिर है उसे हुकूमती सिस्टम से उन्हें अलग होना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म को ख़ुद सोच समझ के अफसरान की इज़्ज़त और तकरीम का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब आपका। ख़वातीन हज़रात, बहुत से सवालात होते हैं, लेकिन 8-9 माह तकरीबन इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म गुजार चुके हैं और 2 माह इनके भी गुजर चुके हैं, यानी 10 माह में आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है या ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं, वो अभी तक यही उनकी एक्सपेक्टेशन रही कि क्या होगा। लेकिन अभी तक आपके सामने है 10 माह में क्या डिलीवरेंस हुई है। और सबसे अहम जो था बल्दियाती इलेक्शन, जिसको राजा फ़ारूक हैदर 2016 के इलेक्शन की कंपेन्स अब उठा के देखें, वीडियोज़ मौजूद होंगी, जिसमें उन्होंने भी 5-6 बड़े बुलंद बांग दावे किए थे। एहतसाब की बात की थी उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन की बात की थी। बाकी चीज़ें चलो छोड़ें, वही चीज़ें बरसुल सुल्तान साहब भी यही कहते थे कि हम आके बल्दियाती इलेक्शन 3 माह 6 माह में करेंगे। 10 माह होने को हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बल्दियाती इलेक्शन के ख़िलाफ़ यही जमहूरी हमारी ताकतें होती हैं। और सबसे बड़ी खूबी आप देखेंगे, पाकिस्तान हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है। और वो इमरान खान हो, वो भी यही समझते हैं कि जमहूरियत ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। डिक्टेटर ज़रा उसके लिए बड़ा आसान होता है किसी को क्या ओहदे देना। और आजकल जैसे DG MDA है, तो डेफिनेटली एक नोटिफिकेशन निकालना है उसके लिए 3 साल की। लेकिन अगर यहाँ पर अवामी नुमाइंदा होगा जिसने अवाम से वोट लिए होंगे, तो ज़ाहिर है वो अवाम का कुछ ना कुछ ख्याल तो ज़रूर रखेगा। तो ये एक हम देख रहे हैं कि तकरीबन 30 साल होने को है आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं हुए। बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में 30 साल होने को हैं और तकरीबन 14-15 साल शायद हो गए गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं हुए। और जो पाकिस्तान में हो रहे थे, पंजाब में उसको रोक दिया गया, बलूचिस्तान में भी रोक दिया गया, और बाकी आप समझते हैं कि सिर्फ KPK में इलेक्शन हुए और इख्तियारात ना होने के बराबर हैं। और जब हम वही कमिश्नरी निज़ाम जो अंग्रेज़ दौर का है,
एक कमिश्नर या डीसी के ज़रिए सारी कंट्रोल की जाती है, तो उसी से फिर आवाम, आप देख सकते हैं कि आवाम तक कितनी एक्सेस होती है। तो यही सूरत हाल चलती रही तो फिर आवाम को कब तक रिलीफ मिलेगा। लेकिन मज़ीद किसी नेक्स्ट स्टोरी में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।